Innovation inspires. संविधान क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है? भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ऑफ इंडिया जानने से पहले संविधान क्या है और आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। भारतीय संविधान प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल संरचना को निर्धारित करता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। सरकार के अधिकार, गतिविधि, उसकी कार्यशैली, उसकी बनावट, सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब संविधान में परिभाषित हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल तथा पिफलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। 1. मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है और वे लोक सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। 2. गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। 3. इस अधिनियम द्वारा बंगाल, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे को उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धाकमक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वे कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। 4. संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा अब 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। संशोधित अधिनियम 1781 कालांतर में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार या संशोधन की आवश्यकता पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि कंपनी के अधिकारी के शासकीय कार्यों के मामले नए बने सर्वोच्च न्यायालय में जाते पर संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा अधिकारियों के शासकीय कार्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के परिधि से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया। 1784 इशू ने कापिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीटर द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया तथा 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। 1. इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। 2. इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया। 3. नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे।
इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया व दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम है। 1. कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। 2. कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। 3. कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1. कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 2. अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। 3. बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 4. भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीय शासन ब्रिटिशकालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। ये अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। 1. ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। 2. कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। 3. बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था गई। 4. गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। 5. विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। 6. निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 7. कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। 8. भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1858 का चार्टर अधिनियम। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद महारानी जी ने कंपनी के एकछत्र राज को खत्म कर दिया और भारत को संपूर्ण तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। इस एक्ट का एक और नाम भी है एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया 1857 के जनवरी विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भारत ऐसा भरा पूरा देश कंपनी की लापरवाही से कहीं हाथ से निकल न जाए, इसीलिए उसने भारत की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और इस एक्ट के जरिए कंपनी के प्रशासन को खत्म कर दिया गया। पहले संचालक मंडल और नियंत्रक मंडल होता था, अब उसके बदले भारत सचिव की नियुक्ति हुई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई। अब गवर्नर जनरल को वायसरॉय कहा जाने लगा। 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 2. विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 3. गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 4. गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1. अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 2. इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्लेमेंटो सुधार। इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार मोर-मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहते हैं। भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम से ही यह अधिनियम जाना गया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से 60 तक बढ़ाई गई।
पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट आया। विधान परिषद के सदस्यों को बहुत सारे हक मिले। अब वे बजट पर नया प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। S.P. सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिनको कार्यकारिणी परिषद में जगह मिली। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था बिकमिरल सिस्टम का निर्माण हुआ, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को राज्य परिषद करके संबोधित किया जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्य थे, जिसमें 57 निर्वाचित सदस्य थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिसमें 33 निर्वाचित थे। प्रांतीय बजट प्रोविंशियल बजट को केंद्रीय बजट सेंट्रल बजट से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद आए इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 321 आर्टिकल्स थे। ये अधिनियम सबसे अधिक विस्तृत था। इसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। वर्मा का प्रशासन भारत के